मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला है तो फिर फासला क्या है। किसका सहयोग मिला आपको घर वालों से? किस तरह की समस्या है इस क्षेत्र में अगर जाना चाहते तो हो सकती है? जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। किसी भी फील्ड में आप बिल्कुल भी 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट मत करिए। ग्रेजुएशन के दौरान ही प्रिपरेशन करना मैं एक सही स्टेप नहीं मानता हूँ। इस किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए, मैं बिल्कुल उनकी हेल्प करना चाहूँगा। कुछ स्वास्थ्य दिक्कतें भी आपको है? हाँ, मुझे 2 प्रकार की डिसेबिलिटी है। MPPSC नहीं बोल पाया था। रिस्क वगैरह मैं काफ़ी टाइम से लेते आया हूँ कॉलेज। समस्या होने के बाद भी आपने इसको जारी रखा और आखिरकार सफल। मुझे स्टारगार्ड नाम की डिसीज़ है। इस फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ कमी रह गई थी? मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला है तो फिर फासला क्या है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बालाघाट मुख्यालय के छोटे से गांव बगदरा निवासी गैलेक्सी नगपुरे का MPPSC परीक्षा में चयन हो गया है। 2022 की परीक्षा उन्होंने दी। आखिरकार 20 जनवरी 2025 को उसका परिणाम आया और उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनकी पढ़ाई हुई है, ये संघर्ष जो है वो किस तरह से उन्होंने किया और आगे किस तरह से वो अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताइए आप कि इस क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज क्षेत्र में जाने का फैसला कब लिया आपने? मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन ये डिसाइड करा था। इनफैक्ट जब मैं लास्ट ईयर में था ग्रेजुएशन के, कोविड के बाद मैं घर आ गया था। तो जैसे कि जून 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो 2021 के स्टार्टिंग में जनवरी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मैं प्रॉपर्ली इस एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहा था। पिताजी ने बताया कि आप घर में भी तैयारी शुरू की थी घर से? हाँ, क्योंकि कोविड के बाद दिल्ली जो है क्लोज था, लॉकडाउन लग गया था, तो मैं घर आ गया था। तो जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स थी वो ऑनलाइन हुई थी। ओपन बुक एग्ज़ाम थी वो। तो मार्च के टाइम वो एग्ज़ाम थी, तो क्योंकि मैं घर में ही था उस टाइम, इसलिए प्रिपरेशन उस टाइम मैंने घर से ही स्टार्ट की थी। अच्छा, आप बचपन से कौन से स्कूल में पढ़े हैं ये बताइए थोड़ा सा। मैंने क्लास 7 तक के एक वेद ज्योति स्कूल है बालाघाट का, वहाँ पे मैंने पढ़ा है। उसके बाद 7 से 12th मैंने MC स्कूल में अपनी एजुकेशन की है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से करा है, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में। आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, ये सफलता हासिल कर ली है, किस किस का सहयोग मिला आपको? घर वालों से, दोस्तों से, शिक्षक लोगों से? वैसे कंट्रीब्यूशन तो सभी का है, बट मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों को मेंशन करना चाहूँगा। जैसे मेरे भाई का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज मेरी स्टडीज़ के टाइम काफ़ी उन्होंने हेल्प की है। नोट से लेकर के एक डायरेक्शन देने का उन्होंने काम करा। साथ ही में पूरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया जब मैं स्कूल में था उस टाइम। स्पेशली मेरी बड़ी अम्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया एंड पापा काफ़ी सपोर्ट रहा है। बालाघाट एक ऐसा ज़िला है, यहाँ से MPPSC में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। तो किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे यानी कि किस तरह की समस्या है इस क्षेत्र में अगर जाना चाहते तो हो सकती है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोस्टली जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में आप बिल्कुल भी 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट मत करिए। आप किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करिए, अपने फील्ड में अच्छा करिए, वहाँ पे जॉब करिए 1-2 साल। उसके बाद कहीं आपको लगता है कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तब आप इस फील्ड में आइए। बिल्कुल भी ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली प्रिपरेशन करना या फिर ग्रेजुएशन के दौरान ही प्रिपरेशन करना मैं एक सही स्टेप नहीं मानता हूँ। बिकॉज मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। 2021 के जून में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और आज 2025 का स्टार्टिंग है, तो ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं मुझे प्रिपरेशन करते हुए।
इस टाइम तक के ऑल्दो मैं अर्निंग कर रहा था बिकॉज मेरा एक यूट्यूब चैनल है, बट फिर भी इतने लॉन्ग टर्म तक के अनएम्प्लॉयड रहना काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। तो सबसे और आपको पता है कि इस फील्ड में सक्सेस रेट काफ़ी कम है, बहुत कम लोगों का हो पाता है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो इस फील्ड में होते हैं उनका नहीं हो पाता है। तो अपने करियर को रिस्क पे रखना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैं यही एडवाइस है कि सबसे पहले अपनी फील्ड में आप अच्छा करिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ इस फील्ड में आना है तो वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा आप अब डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं, यदि बालाघाट जिले के कोई विद्यार्थी अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, मार्गदर्शन लेना चाहे तो पॉसिबल कैसे होगा? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं बहुत लोग को जानता भी हूँ। मैं जैसे कि मेरे पेरेंट्स यहीं पे हैं, मेरे भैया यहीं पे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स यहीं पे हैं। इन केस किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए मैं बिल्कुल उनकी हेल्प करना चाहूँगा। एक बात सामने आई थी, हमने जब आपसे मिलने से पहले पता किया था तो कि कुछ स्वास्थ्य दिक्कतें भी आपको है। हाँ, मुझे 2 प्रकार की डिसेबिलिटी है। सबसे पहले मैं स्टैमरिंग के बारे में मेंशन करना चाहूँगा। मुझे हकलाने का बहुत इशू है। अभी मैंने ऑलमोस्ट 99% ठीक कर लिया है, बट स्टिल मेरे लिए ये चैलेंजिंग है कैमरे के सामने आना, एक्सप्लेन करना एंड ऑल। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैं MPPSC नहीं बोल पाया था। जैसे कि इसमें क्या होता है कि ये एक स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है। तो बिकॉज ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल रीजंस यू कैन नॉट स्पीक विथ फ्लुएंसी, देयर इज़ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन इन योर स्पीच। जैसे कि मैं MP बोल रहा हूँ तो मैं वो नहीं निकलेगा, या फिर मैं प्रीलिम्स बोल रहा हूँ तो वो ब्लॉक कर जाएगा। तो इनफैक्ट मेरे पास कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं। सो मेरी कंडीशन पहले काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद मैंने 3 साल अप्रॉक्सीमेटली अपनी स्टैमरिंग पे काम किया है, बिकॉज मुझे पता था कि मैं मेंस क्वालिफाई कर लूँगा और कहीं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया तो मेरी पूरी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएंगी। दैन 3 साल मैंने अपनी स्टैमरिंग पे काम किया। मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे मैं स्टैमरिंग सपोर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो यस, आपने जिस तरह से बताया कि आपको ये भरोसा भी नहीं था कि MPPSC अगर मेंस अगर दे देते हैं आप तो फिर इंटरव्यू फाइट नहीं, तब भी इतना जोखिम लिया आपने। रिस्क वगैरह मैं काफ़ी टाइम से लेते आया हूँ। कॉलेज टाइम में भी मैं काफ़ी एक्टिव था बाकी चीज़ों में, कहीं डर भी लग रहा था मैं करता था ट्राई, और मुझे पता था कि एट द एंड तो मुझे अचीव करना ही है। सो मुझे पता नहीं, जब रिज़ल्ट आया, जब मुझे पता लगा कि मैं DC बन गया हूँ, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि हाँ ब्रो अब हो गया है। ऐसा ये बहुत अच्छा संदेश है कि इतनी समस्या होने के बाद भी आपने इसको जारी रखा और आखिरकार सफलता आपको मिल भी गई। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ समस्या होती है, स्वास्थ्य इशू होता है, चाहे फैमिली में कुछ इशू हो जाता है, तो उन लोग रुक जाते हैं कि भाई मेरे साथ तो ये समस्या है, इस तरह से कि कोई सिर दर्द हो रहा है, मेरे आंखों में समस्या ये है वो है करके, तो वो मतलब उस क्षेत्र से हट जाते हैं। तो क्या उनको मेहनत करना, सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए? सबसे पहला मैसेज तो ये है कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं ऐसे कि मुझे विज़न का भी इशू है, मुझे स्टारगार्ड नाम की डिसीज़ है। इस डिसीज़ में सेंट्रल विज़न इम्पैक्ट होता है। जैसे कि भैया सामने खड़े तो मैं उनका चेहरा जो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाऊँगा कि एग्जैक्टली कैसा है, नोज़ कैसी है, आँखें कैसी है। तो बट इसको ऐसे ना देख करके मुझे ऑप्शंस देखने के मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो मुझे काफ़ी सारे असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में पता है जो विजुअली हैंडीकैप्ड या फिर लो विज़न या फिर ब्लाइंड लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे डोम मैग्नीफायर, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफायर, वॉइस ओवर के फीचर होते हैं, एक एनविजन AI एप्लीकेशन होता है। तो इतने सारे डिवाइसेस हैं जिससे एक अल्टरनेट वे निकल सकता है आपके काम करने का। सेम स्टैमरिंग के साथ इंटरव्यू क्रैक करना ये बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, लाइक ये काफ़ी इजी नहीं था, बट मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पॉसिबल है। कहीं आप अपने आप को प्रॉपर्ली एनालाइज कर रहे हैं, कहीं आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता है। जैसे कि मुझे अपनी स्टैमरिंग के बारे में पहले से ही पता था। ऐसा नहीं हुआ कि मेरा अगले महीने इंटरव्यू है और मैं अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं। मैं पिछले 3 साल से अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत लोगों से बात करी है। मैंने कुछ वेबसाइट्स यूज़ की ऐसे फ्री फॉर टॉक, वहाँ पे मैं बहुत समय बिताया, हर दिन 1-1 घंटा बिताना, वहाँ पे स्ट्रेंजर से बात करना, इंडिया के
फॉरेन के। सो ये सब मैंने किया और वही है कि अपने फियर को फेस किया एंड एट द एंड मैंने उसको ओवरकम करा है। सो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। आपको कोई भी इशू, आपको कहीं इन केस कोई हेल्थ इशू है, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। इंटरव्यू के दौरान इस तरह से बातें किसी ने बोली तो जहाँ पर इंटरव्यू आप दे रहे थे तो? मैंने अराउंड 40 मॉक इंटरव्यूज़ दिए। 2021 में मेरा इंटरव्यू था। उसमें तकरीबन मैंने 25 मॉक इंटरव्यू दिए थे। मुझे एक भी मॉक इंटरव्यू में स्टैम्परिंग नहीं हुई थी। उसके बाद 6 महीने तक के मेरी स्टैम्परिंग ऑलमोस्ट 99% ठीक थी। मेरे 2022 के इंटरव्यू के जस्ट एक महीने पहले मेरी स्टैम्परिंग दोबारा से पीक पे आ गई थी। तो अगेन मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी, कहीं मेरे को स्टैम्परिंग हो रही है तो मैं और ज़्यादा मॉक दूंगा और ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो मैंने अगेन 10-15 मॉक दिए और 2022 के सारे इंटरव्यूज़ में मुझे स्टैम्परिंग हुई है। इनफैक्ट आप मेरे इंटरव्यू चेक कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ये स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है। तो जो मेरा स्पीच पार्ट है, जैसे कि मैं गैलेक्सी बोल रहा हूँ तो ये मेरा स्पीच पार्ट आप देख पा रहे हैं, बट ये लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी होती है तो इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन करने की एबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। तो इनफैक्ट मॉक के टाइम में मैं कहीं बात कर रहा हूँ तो काफ़ी टाइम मेरे मॉक में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे काफ़ी इनफॉर्मल वर्ड्स आए हैं। बट मैंने इतने मॉक दिए कि मुझे एक्चुअल इंटरव्यू में कभी स्टैमर नहीं हुआ। एक्चुअल इंटरव्यू मेरे काफ़ी एकदम बिल्कुल फ्लोइंग थे सर। मतलब आप में कुछ कमी है तो उसे आप बार बार सुधारने की कोशिश करें, एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ कमी रह गई थी? मेंस में उसमें ये मिस्टेक थी कि मेरे एक तो सिनॉप्सिस रेडी नहीं थे, दूसरा मेरे पास एक हैंड हेल्ड मैग्नीफायर था। मैग्नीफायर मैंने बाहर नहीं रखा है, अंदर रखा हुआ है। तो हैंड हेल्ड मैग्नीफायर उतने अच्छे नहीं होते हैं, उससे काफ़ी जूम नहीं हो पाता। सेकंड अटेम्प्ट में मैं हैदराबाद विजिट मैंने किया था, वहाँ पे एक LV प्रसाद हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने कुछ डूम मैग्नीफायर वहाँ से परचेस किया था और कुछ और डिवाइस मैंने लाए थे। उसके हेल्प से क्या हुआ कि जब मैं आंसर राइटिंग कर रहा था, जब मैं एक्चुअल एग्जाम में लिख रहा था, क्योंकि मैं देख अच्छे से पा रहा हूँ तो मैं लिख काफ़ी जल्दी पाऊँगा। 2021 में एक तो सिनॉप्सिस रेडी नहीं थे, दूसरा मैग्नीफायर मेरे पास अच्छा नहीं था, उसका जो है काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। जिस तरह से आप लगातार मेहनत कर रहे थे, आपको बोलने में जब दिक्कत होती थी तो आप बता रहे हैं कि लोगों से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते थे आप। तो उस समय जिनसे आप बात करते थे तो क्या मतलब क्या बताते थे आपको? कैसे कभी ऐसा हुआ कि आप में नकारात्मकता आई होगी कि वो बोले होंगे कि नहीं ये तेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? आप सी ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। स्कूल टाइम तक तो काफ़ी कॉमन था, बुलिंग विलिंग होती है दोस्तों में, हंसी मजाक में। इसमें हम उनको ही ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज वो लोग भी अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों के बारे में कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके मेंटल हेल्थ पे। बट स्पेशली कॉलेज में मुझे कभी नहीं मिला। कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड्स काफ़ी अप्रिशिएट मुझे करते थे। इनफैक्ट मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में अपने हिंदू कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल का VP भी था, मैं वाइस प्रेसिडेंट था। तो वो होते हुए भी मुझे काफ़ी टाइम स्टैम्परिंग भी होती थी, बट कभी किसी ने मुझे जज नहीं किया। हो सकता है वहाँ पे लोग अच्छे थे, यस वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग थे, तो यस वहाँ पे कोई इशू नहीं किया। स्कूल टाइम में थोड़े बहुत इंसिडेंट हुए हैं ऐसे। तो हम पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। यस, थैंक यू सर जी। तो हमने देखा गैलेक्सी नकपुरे जी से हम चर्चा कर रहे थे, अब वो डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। MPPSC 2022 की परीक्षा उन्होंने पास कर ली, 20 जनवरी को रिजल्ट आया और फाइनली उनका चयन हो गया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पहले तैयारी की, कब से सपना देखना स्टार्ट किया था, किन लोगों का मदद उन लोगों को मिला, इसके अलावा जो समस्या स्वास्थ्य समस्या उनके साथ है उससे भी वे किस तरह से निपटे ये भी बताया। उनके दोस्तों का, उनके परिवार का, बाकी अन्य लोगों का भी सहयोग मिला। जो समस्या उनके साथ है, यदि वो समस्या को लेकर के कई लोग क्या सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं माना, एक जुनून अपने अंदर जगा कर रखे और आखिरकार सफलता मिल ही गई। तो सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि संघर्षों और सपनों के बीच की एक यात्रा है और इसी यात्रा को हमने जानने की कोशिश की। इसी तरह और भी वीडियोस, इंटरव्यूज, न्यूज़ को देखने के लिए आप YouTube चैनल पर जाइए, बालाघाट हलचल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।